नमस्कार। सोमरतुड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। जहां देश में गर्मी रिकॉर्ड तोड़ रही है, पारा दिन पर दिन ऊपर जा रहा है। बता रहे हैं कि 123 साल का रिकॉर्ड टूटा है गर्मी का। वहीं महाराष्ट्र की राजनीति में उबाल आया हुआ है। जो गर्मी देश में है उससे भी ज़्यादा गर्मी महाराष्ट्र में आई हुई है। बड़ा उबल रहा है महाराष्ट्र राजनीतिक रूप से। ये आप लगभग 1 महीने 10-15 दिन से ये सब देख रहे होंगे। और इसकी शुरुआत हुई कहाँ से? जो अमरावती की सांसद हैं नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा, उनकी इस घोषणा से कि हम जो है मातोश्री के मालिक, मुख्यमंत्री, शिवसेना के प्रधान, उनका जो निवास है मातोश्री, उसके सामने हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। बस आग लगाने के लिए इतना ही काफ़ी था। शिव सैनिकों के लिए और महाविकास अघाड़ी सरकार के लिए उबलने के लिए ये चिंगारी काफ़ी थी। उन्होंने ऐसा कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, कोई बहुत बड़ा घोषणा नहीं करी कि इससे देश में अव्यवस्था फैल जाए, महाराष्ट्र में अव्यवस्था फैल जाए या मुंबई में अव्यवस्था फैल जाए। अब क्योंकि नवनीत राणा और उनके पति निर्दलीय हैं, उनका कोई बहुत बड़ा समर्थन नहीं है। अमरावती के आसपास कुछ कारण हो सकते होंगे जो उनके समर्थक हैं, लेकिन पूरे महाराष्ट्र में उनके समर्थक नहीं होंगे और मुंबई में तो सवाल ही नहीं उठता। तो जब नवनीत राणा और उनके पति जब मुंबई में आए, अपने खार में आए, खार स्थित जो उनका निवास है, तो उसको शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने घेर लिया। अब जब आप शिवसेना के कार्यकर्ता कहते हैं तो उन्हें सामान्य कार्यकर्ता बिल्कुल मत समझिए। वो मवाली हैं, हुड़दंगी हैं, हिंसक हैं। मतलब जो जैसे टीएमसी, बंगाल में टीएमसी के कार्यकर्ता हैं, उनसे थोड़ा डिग्री कम है। मुंबई के लोग इनकी हिंसा को देखते रहते हैं। जो कमज़ोर है उसके साथ मारपीट करना इनके लिए बड़ा सामान्य सी बात है और दिनचर्या का हिस्सा है। अब क्योंकि अब तो वो सरकार में भी हैं, तो उन पर लगाम लगाना बड़ा मुश्किल है। अब आप देखिए कि क्यों न हो उनके कार्यकर्ता ऐसे। जब इनके शिवसेना के प्रवक्ता, उनके मुखपत्र सामना के संपादक और अभी तक कुछ समय पहले तक राज्यसभा के सांसद रहे संजय राउत, वो कभी उनकी बोली सुनिए, मार दूंगा, काट दूंगा, गाड़ दूंगा, तोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। और ये जो नवनीत राणा या उनके पति 20 फुट नीचे गाड़ दूंगा। तो अगर वो ऐसी, जो इनके प्रमुख नेता हैं, अगर वो ऐसी बात करेंगे तो उनके समर्थक तो निश्चित रूप से उनसे भी ज़्यादा करेंगे। वो सिर्फ कहेंगे मार दूंगा, ये मार देंगे। तो इन्होंने जो इनका खार का जो आवास था, पहले वहाँ घेराव किया। फिर अगले दिन इनसे मिलने के लिए थाने में शायद किरीट सोमैया, जो पूर्व सांसद हैं बीजेपी के, जब वो मिलने गए तो उनकी कार के साथ तोड़फोड़ करी, शीशे तोड़े और उनको भी चोट लगी। इनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पुलिस सामने है। अब आप ये मत समझिए कि ये पुलिस वही पुलिस है जिसका कभी देश में नाम होता था। अब एक पपेट है बिल्कुल इनके हाथों का, एनसीपी के हाथों का, और जो इनके नेता हैं इनके हाथों का पपेट मात्र रह गया। खैर, ये सब हुड़दंग देखते हुए इस दंपति ने अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिया और इसकी घोषणा कर दी कि हम नहीं करेंगे। कारण उन्होंने कुछ भी बताया हो कि आज के दिन प्रधानमंत्री आ रहे हैं, इसलिए हम ये सब नहीं करेंगे। लेकिन उद्धव सरकार ने इनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा कर दिया, इनको गिरफ्तार कर दिया, थाने में भेज दिया, थाने में बंद हो गए। तो ये हाई कोर्ट गए उस एफआईआर को रद्द करवाने के लिए। अगर आप लोग ने मुंबई हाई कोर्ट की कार्यविधि देखी होगी काफ़ी समय से, तो मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि इनको कोई राहत मिलेगी।
हालांकि उनका विवेक क्या कहता है, अगर जज हैं तो उन्होंने जरूर इनकी एप्लीकेशन एक बार पढ़ी होगी, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा आप जाओ। आपने देखा होगा ना अर्णब गोस्वामी के केस में अल्टीमेटली जो है सुप्रीम कोर्ट को बेल देनी पड़ी, सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा, बेल देनी पड़ी और हाई कोर्ट पर कड़ी टिप्पणी भी करी। तो इस न्यायपालिका से जो मुंबई की है उससे कुछ भी उम्मीद रखना ठीक नहीं है। तो उन्होंने मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया। मजिस्ट्रेट ने भी सुनवाई करते 10 दिन से ज़्यादा हो गए, सुनवाई कर दी, फैसला सुरक्षित रख दिया। अब कल फैसला सुनाएंगे, अब कल सुबह नहीं शाम को सुनाएंगे, अब शाम को नहीं कल फिर सुबह सुनाएंगे, अब फिर इसके बाद ईद आ गई, अब छुट्टी है। तो मतलब इस तरह किसी न किसी बहाने उनको जेल में रोका गया, हवालत में या जेल में, जहाँ पर भी हो, एज अंडर ट्रायल वो बंद हैं। अब आप ये सोचिए कि क्या किया उन्होंने। यही तो घोषणा करी कि मैं मातोश्री के सामने हम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। उन्होंने ये तो नहीं कहा था कि हम मातोश्री का गेट का दरवाज़ा तोड़ करके, इनका ड्राइंग रूम का तोड़ करके, घर का दरवाज़ा तोड़ करके इनके पूजा घर में जा करके हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, नहीं। लेकिन क्योंकि एक सार्वजनिक जगह पर उन्होंने घोषणा करी तो इनके लिए इनका पारा इतने पे ही जो है उबल गया, इनका पारा हाई हो गया और इनको देशद्रोह की धारा में इनको बंद कर दिया। अब आप ये देखिए कि हम रोज देखते हैं सड़कों को घेर कर नमाज पढ़ते हुए, कितनी लोगों को असुविधा होती है। तो 2 ही लोग थे या इनके 10-20 समर्थक भी अगर हुए होंगे तब भी सड़क तो नहीं घेरते, या घेरते भी तो भी आपके दोहरा मापदंड किस लिए है। पूरे देश भर में जो है सड़कों को घेर करके नमाज पढ़ी जाती है, तब आपका कानून क्यों कहाँ चला जाता है। तो ये दोगलापन है। एक तरफ तो आप एक इंडिविजुअल के खिलाफ देशद्रोह का आरोप लगा रहे हैं, दूसरी तरफ दूसरे समाज को उसी तरह की कार्यवृत्ति के लिए खुली छूट दे रहे हैं, जो कि उनका नियमित का हर हफ्ते का ये कार्यक्रम है। खैर, ये तो हो गया नवनीत राणा का। अब आते हैं हम राज ठाकरे की तरफ। 1 दशक से ज़्यादा हो गया राज ठाकरे को राजनीति में आए हुए, यानी शिवसेना को तोड़ करके अपना महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बनाए हुए। शुरू की सफलता के बाद राज ठाकरे बिल्कुल ठप है। उनका एक ही विधायक है और न उनका एमएनसी में कोई रोल है, न कहीं और जगह किसी और महानगर पालिका में महाराष्ट्र में उनका कोई सत्ता में है। तो वो एक किस्म से राजनीतिक रूप से वो खत्म हो चुके थे। वो भी इन घटनाओं पे वो भी नज़र रखे हुए थे और उन्होंने देख लिया कि शिवसेना बाला साहब ठाकरे के जो उनकी राजनीति थी उससे बहुत दूर हो चुकी है। बहुत दूर की बात तो छोड़िए, बिल्कुल उसके उल्टी राह पे चल रही है। जिस राह पे बाला साहब ठाकरे चलते थे उसके ठीक विपरीत राह पर शिवसेना चल रही है। तो उनको ये मौका मिल गया, अवसर मिल गया कि मैं अब दोबारा बाला साहब ठाकरे की राजनीति को पुनर्जीवित करता हूं और राजनीति में सार्थक मतलब राजनीति में जो इनका वो हो रहा था, खत्म हो रहे थे, अपने को पुनर्स्थापित कर सकता हूं। और उन्होंने भी इसी इशू को उठा दिया। उन्होंने लाउड स्पीकर वाला इशू उठाया कि लाउड स्पीकर की आवाज़ जो है कम होनी चाहिए। ये कानून के हिसाब से जो जितना कोर्टों ने आदेश दिया, अदालतों के जो आदेश हैं उतने होने चाहिए और जिनको इजाज़त मिली है वही जो है उन्हीं मस्जिदों में लाउड स्पीकर रहेंगे। अन्यथा हम इसके बाद से 4 तारीख के बाद से हर मस्जिद के सामने जहां आवाज़ ज़्यादा होगी वहां पर उससे ज़्यादा आवाज़ के लाउड स्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। इसी बीच उन्होंने औरंगाबाद में एक रैली की घोषणा करी 1 तारीख को। और औरंगाबाद एक मराठियों के लिए एक संवेदना का विषय है, क्योंकि उनकी मांग है औरंगाबाद औरंगजेब के नाम पर है। वही औरंगजेब जिसने संभाजी महाराज को तिल तिल करके मारा, उसके नाम पर औरंगाबाद शहर का नाम रखा हुआ। तो इसको वह संभाजी
नगर रखना चाहते हैं। शिवसेना के भी यही मांग रही, लेकिन आज शिवसेना सत्ता में है तो वो ये सब भूल चुकी है। तो राज ठाकरे सांकेतिक रूप से औरंगाबाद में जाकर के अपने जो नया इनका राजनीतिक अभियान है वहाँ से शुरुआत करी। काफ़ी बड़ी भीड़ थी। जो सरकार ने, महाराष्ट्र सरकार ने 15-16 उन पर पाबंदी लगाई, उन सबको तोड़ते हुए लाख, कम से कम लाख से ऊपर, जैसे रिपोर्ट आती है कि लाख के ऊपर भीड़ रही होगी, तो काफ़ी उनको जन समर्थन मिला। अब हालांकि उन्होंने अपना जो 3 तारीख को, यानी आज जो महाआरती का वो था प्रोग्राम था, उसको विड्रॉ कर दिया, लेकिन 4 वाले के बारे में पता नहीं। अब 5 तारीख के बारे में, 5 तारीख को उन्होंने अयोध्या जाने का अपना निर्णय कर लिया। वो वहाँ जाएंगे, रामलला के दर्शन करेंगे, राम मंदिर के दर्शन करेंगे। तो ये राजनीति में एक बिल्कुल टर्न है, यू टर्न है ये। अब वो खुल करके बाला साहब ठाकरे की जगह लेना चाह रहे हैं। और इस बीच क्या है कि जनता में भी इनके प्रति नाराजगी हो गई है, शिवसेना के प्रति, क्योंकि जिस बात के लिए शिवसेना जानी जाती थी, आज वो उसके बिल्कुल उलट काम कर रही है। और जब भी चुनाव होंगे तो ऑलमोस्ट शिवसेना खत्म हो जाएगी, ये इसमें दो राय नहीं है। तो क्या है कि अब शिवसेना के लिए अस्तित्व का संकट पैदा हो गया है। उसको सरकार भी चलानी है और अपनी राजनीतिक जो जड़ें हैं उसको भी बचा के रखना है। अभी तक तो उसके सामने केवल बीजेपी थी, और बीजेपी के लोगों को मारना पीटना उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उनको धमकाना, ये करना, उनके नेताओं को प्रताड़ित करना, तो इनके लिए वो साधारण बात थी। लेकिन यही शेर जो नवनीत राणा के सामने शेर बने हुए थे, सारा उन्होंने हुड़दंग मचा रखा था, मवालीगिरी कर रखी थी, वो राज ठाकरे के सामने गीदड़ बन गए हैं, कागजी शेर साबित हो रहे हैं। उन पर उन्होंने अभी तक जो देशद्रोह का मुकदमा है नहीं किया। हालांकि बता रहे हैं कि उन्होंने जांच करी है और एक कमेटी बिठाई है और इसके बाद उन पर मुकदमे करेंगे, लेकिन वो सीधे टकराने की हिम्मत नहीं रखते हैं। 1 लाख की भीड़ थी औरंगाबाद में, कोई शिव सैनिक विरोध करने नहीं आया। तो ये इनका अस्तित्व जो है खत्म होने की कगार पर है। इवन जो विधायक भी हैं उनको भी एहसास हो रहा है कि हमारी जड़ें खत्म हो गई है और अगले विधानसभा चुनाव तक हम लोग खत्म हो जाएंगे। अगर राज ठाकरे और बढ़ते गए तो शिवसेना एक तो बीजेपी से अलग हो चुकी है, और हिंदू वोट जो उसका कोर वोट बैंक था, जो आइडियोलॉजी थी, वो उसने छोड़ दी है। तो इससे जो है इनका अस्तित्व खत्म होने की कगार पर है। और इसका परिणाम शायद बीएमसी में भी इसका प्रभाव दिखाई देगा। बीएमसी के चुनाव होने वाले हैं तो वहाँ पर भी दिखाई देगा कि शिवसेना को कितना समर्थन मिलता है। हालांकि बीएमसी में शिवसेना को समर्थन मिलेगा क्योंकि मुस्लिम वोट उनकी तरफ आ सकता है, जो कि मुंबई में काफ़ी बड़ी संख्या में है, और उसका सीधा नुकसान होगा कांग्रेस को। अगर मुस्लिम वोट शिवसेना की तरफ आया तो कांग्रेस खत्म, कांग्रेस की स्थिति खराब हो जाएगी। और सिर्फ यही नहीं होगी, पूरे महाराष्ट्र में खत्म होने की संभावना है। और इस सारे खेल का मजा कौन ले रहे हैं? शरद पवार। शरद पवार की शुरू से ही रणनीति रही है कि हम इसको महाराष्ट्र में केवल एक ही प्रादेशिक राजनीतिक दल रहे, वो है एनसीपी, उनकी अपनी पार्टी, और दूसरी जो प्रादेशिक दल है शिवसेना, ये खत्म हो जाए। इसी तरह महाराष्ट्र में जो राष्ट्रीय पार्टियों में से सिर्फ एक पार्टी रहे, वो रहे बीजेपी, और कांग्रेस खत्म हो जाए। तो ये जो है वो अपनी इस रणनीति पर सफल हो रहे हैं। सरकार उनके कंट्रोल में है। वो मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन सुपर मुख्यमंत्री, जैसे यूपी के टाइम पर सोनिया गांधी प्रधानमंत्री के ऊपर होती थी, वैसे महाराष्ट्र में शरद पवार की स्थिति है। तो अभी ये राजनीतिक रूप से ये वहाँ की राजनीति में अभी बहुत परिवर्तन आने हैं, और ये परिवर्तन एक स्थायी परिवर्तन होंगे। ये इस बात की संभावना है कि शिवसेना का सफाया हो जाए।
तो धन्यवाद। अभी इस पर और भी जो गतिविधियां होंगी उस पर भी मैं नज़र रखे हूँ और उसका विश्लेषण लेकर के आपके सामने आऊँगा। धन्यवाद, नमस्कार। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।